तो राजपूतों के ओरिजिन को हमने देखा। में हमने देखा 3 तरह के थ्योरीज़ हैं। तो अग्निकुंड थ्योरी है, विदेशी उत्पत्ति, विदेशी ओपिनियंस हैं। अब हम लोग देखेंगे राजपूत डायनेस्टी, मस्त डायनेस्टी। देखो, राजपूत इरा है ना, राजपूत काल। इरा में देखिए टाइम इसका 700 टू 1200 एडी। तो इस टाइम इस इरा को राजपूत इरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी जो है वो राजपूत डायनेस्टी, तो राजपूत। इसमें जो सबसे फेमस और जो मेन डायनेस्टी है वो है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार मैंने बताया अभी आपको कि गुर्जर प्रतिहार इन राजपूतों की सबसे फेमस डायनेस्टी, क्योंकि जब तक ये रूल किया, जब तक ये शासन किया, तब तक बाकी जितने भी राजपूत वो सब इनके सामंत थे, फ्यूडल था। और ये लगभग हम देखें तो इनकी जो डोमिनेंसी है वो ऑलमोस्ट 700 टू 1000 एडी तक इन्हीं की डोमिनेंसी रही नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब है कि इस समय तक, इस बीच में ये जितने भी राजपूत थे वो सब इनके सामंत थे, फ्यूडल। लेकिन जैसे ही ये वीक होता है, गुर्जर प्रतिहार जैसे कमजोर होता है, हम देखते हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट हो जाता है इन्हीं के सामंत। चाहे वो चौहान हो, चाहे वो गोहिला हो, चाहे वो चंदेला, परमार, चालुक्य, ये सब इन्हीं के सामंत थे गुर्जर प्रतिहार। आज हम लोग देखिए गुर्जर प्रतिहार टाइम। देखो, सबसे पहले कि गुर्जर प्रतिहार कौन है? ये तो राजपूत हमने देखा, लेकिन ये किस तरह की? ये गुर्जर, गुर्जर क्या है? ये दो, गुर्जर और प्रतिहार, इन क्या ये दोनों ही एक जाति को रिप्रेजेंट करता है या कि दोनों ही अलग अलग है ना को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले देखें तो गुर्जर और प्रतिहार ये दो अलग अलग चीज। गुर्जर, गुर्जर इसके बारे में दो तरह के ओपिनियन है सोर्सेस में, जैसे इतिहास के जो ग्रंथ हैं या जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें हमें इससे रिलेटेड दो तरह की जानकारी। गुर्जर का मतलब क्या? गुर्जर का अर्थ क्या है? गुर्जर, तो यहाँ कहता है कि गुर्जर एक, कुछ लोग, कुछ सोर्सेस में ये कहता है कि ये कोई जाति है, ये कोई कास्ट है। गुर्जरों को जाति की तरह, कि गुर्जर एक जाति है। और दूसरा कहता है नहीं, ये एक क्षेत्र है, एरिया है ना, स्थान है। ठीक, ये कोई स्थान है गुर्जर। दो तरह के, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं एक जाति है, बहुत सारे। तो आज तो ये माना जाता है कि ये एक, ऐसे दोनों मानते हैं, जाति भी मानते हैं और क्षेत्र भी मानते हैं। अलग अलग सोर्सेज में कोई कहता है कि ये एक जाति है गुर्जर, और कोई कहता नहीं ये एक क्षेत्र है। जैसे कि क्षेत्र के बारे में, स्थान है कि गुर्जरात्र, गुर्जरात्र शब्द से निकला है गुर्जर। गुर्जरात्र जो एरिया है वो देखें तो वो साउथ, दक्षिण राजस्थान और गुजरात के एरिया को मिलाकर गुर्जरात्र कहते थे इस टाइम। गुर्जरात्र एक एरिया है जो बेसिकली दक्षिण राजस्थान और गुजरात, इन दोनों को सम्मिलित रूप से गुर्जरात्र कहते हैं। हमें साहित्यों में गुजरात के ब्राह्मण, गुजरात के बनिया, गुजरात के सुनार, गुजरात के राजपूत, ऐसे जातियों का ना चर्चा मिलता है। ठीक है, तो ये गुजरात के प्रतिहार, और कुछ सोर्सेज में पता चलता है कि नहीं गुर्जर, आज गुर्जर एक जाति है तो गुर्जर जाति, तो दोनों ऐसे देखें तो गुर्जर शब्द का पहली बार इस्तेमाल, पहला जो अर्लियर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख से। हम जानते हैं ये ऐहोल अभिलेख ये चालुक्य डायनेस्टी है, साउथ में, दक्षिण में चालुक्य,
इसी डायनेस्टी के राजा हैं पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकेंड। एहोल अभिलेख किसका? पुलकेशिन सेकेंड। इस अभिलेख में हमें पुलकेशिन सेकेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इस एहोल के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है पुलकेशिन सेकेंड के ही बहुत बड़े स्कॉलर उसके कोर्ट में रहते थे, रवि कीर्ति, जिसने संस्कृत में ये अभिलेख लिखा। इस अभिलेख में पहली बार हम देखते हैं गुर्जर टर्म का यूज हुआ, गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इसके अलावा हम देखें गुर्जर एक, इसी समय हम देखेंगे तो हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट का, हर्षवर्धन के समय, इसमें भी गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वैनसांग, वैनसांग ये भी हर्षवर्धन के समय का है, चीनी यात्री। इसमें भी हमें गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है और ये कहता है कि इस समय गुर्जरों की जो राजधानी है वो भीनमाल है, भीनमाल। इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करता है पोलोमोली, पोलोमोली, पोलोमोली अर्थात भीनमाल, भीनमाल। वैनसांग कहता है गुर्जरों का कैपिटल है भीनमाल। एक और बुक है जो हम देखेंगे कि एक बहुत राजपूत डायनेस्टी में 3 बड़े स्कॉलर थे राजपूत डायनेस्टी में, जिनको कलेक्टिवली त्रिरत्न कहते हैं, 3 जेम्स, पंप, पौनरन। उसी में एक है पंप, पंप या पंपा। इनकी एक बुक है श्री विक्रम, विक्रमो, विक्रमो अर्जुन विजय, विक्रमो अर्जुन विजय। इसमें भी हमें गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जर। एक और सोर्स है कुवलय माला, कुवलय माला। ये एक बहुत बड़े जैन विद्वान है औद्योतन सूरी, इन्होंने लिखा है, 8th सेंचुरी का ये ग्रंथ है। और ये बुक कहाँ लिखा है? बैठकर जालोर में, जो कि गुर्जरों का एक कैपिटल, कुछ समय के लिए वो कैपिटल था गुर्जरों का। देखो गुर्जर प्रतिहारों ने जैसे जैसे अपने एरिया का एक्सटेंशन किया, विस्तार किया, वैसे वैसे उन्होंने राजधानी भी बदली है। ठीक है। जैसे देखेंगे हम लोग गुर्जर प्रतिहारों की पहली जो राजधानी है मंडोर, सबसे पहले, फिर मंडोर के बाद देखते हैं भीनमाल, फिर आबू, फिर जालोर, जालोर भी इनकी राजधानी। जालोर में भी गुर्जर प्रतिहारों का रूल था। और ये कुवलय माला जिसके लेखक है उद्योतन सूरी, ये भी उसी समय के लेखक। इस पुस्तक में तो कुवलय माला में गुर्जरों को एक जाति के रूप में, एक कास्ट बताया है। तो इनसे हमें अर्लियर जो गुर्जर प्रतिहारा हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, मतलब उस टाइम के बारे में ये गुर्जर प्रतिहार अर्लियर इंफॉर्मेशन। और ये जो प्रतिहार, देखो है ना, आप इसको जाति भी समझ सकते हो और स्थान भी, क्योंकि दोनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुर्जर गुर्जरात से अगर निकला है तो आप इसको क्षेत्र मान लो, अगर गुर्जर एक जाति है तो फिर गुर्जर हो गया। लेकिन गुर्जरों के बारे में जो अर्लियर इंफॉर्मेशन मिलता है वो इन स्रोतों से मिलता है, अहोल, हर्षचरित, वैनसांग, पंपा, कुवलय माला, इनसे हमें गुर्जर के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा टर्म है इसमें प्रतिहार। अब ये प्रतिहार शब्द का मतलब, तो देखो प्रतिहार शब्द का मतलब है द्वारपाल। ये भी कोई जाति नहीं है, कोई द्वारपाल, गेट कीपर। इसके बारे में, प्रतिहार के बारे में, प्रतिहार एक पोस्ट, एक पद है। प्रतिहार एक पद को इंगित करता है। कैसा पद? जो राजा के महल का या राजा के दरबार का रक्षक है, द्वारपाल, प्रतिहार। ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो गुर्जर प्रतिहार के बारे में जो हमें सबसे पहले, जो अर्लियर इनके राजाओं के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारा, वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला, कह सकते हो कि राजा है।
फाउंडर हरिश्चंद्र। हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो है जोधपुर अभिलेख, जोधपुर शिलालेख, जो कि लगभग 831 का है, और दूसरा है घटियाला, घटियाला शिलालेख। इन्हीं दोनों शिलालेखों से हमें गुर्जर प्रतिहारों के आरंभिक राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानकारी, ये दो इंपॉर्टेंट। इसी से हमें पता चलता है कि हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रतिहारों का पहला जो राजा है वो है हरिश्चंद्र, राजा बना था। और ये राजा बनने से पहले शायद किसी के सामंत रहे होंगे, और इसके बारे में हमें यहां से जानकारी मिलती है कि एक ब्राह्मण था ये, जो वेदों और शास्त्रों में बहुत निपुण था, हरिश्चंद्र। इनकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी, इसके बारे में इसके नाम नहीं पता चलता, और दूसरी पत्नी है क्षत्रिय, क्षत्रिय पत्नी का नाम मिलता है भद्रा, भद्रा। इनकी दो पत्नियां, पहली एक ब्राह्मण पत्नी, दूसरी पत्नी है भद्रा। इसी भद्रा से उत्पन्न 4 इनके पुत्र उत्पन्न हुए थे, 4 बेटे बन हुए थे भद्रा से, राहील, रज्जल, इस तरह के 4 पुत्र हुए थे। इन्हीं 4 पुत्रों ने मिलकर, इन 4 पुत्रों ने मिलकर मंडोर पर आधिपत्य स्थापित किया था, मंडोर पर अधिकार किया था, अधिकार कर लिया इन 4 पुत्रों ने मिलकर। इसका मतलब यह हुआ कि हरिश्चंद्र कभी राजा था ही नहीं, वो कोई सामंत होगा, और तभी इनके पुत्रों ने मंडोर पर अधिकार किया। तो पहला क्षेत्र जिस पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन स्थापित किया, शासक बने, मंडोर। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो सबसे प्राचीनतम, जो एंशियंट जो प्लेस है जहां से वो रूल किया है, वो है मंडोर, ठीक है। और इन्हीं 4 पुत्रों में देखेंगे कि एक था रज्जिल, रज्जिल, रज्जिल का ही पोता था, इसी रज्जिल का पोता है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक रियल फाउंडर इसे कह सकते, वास्तविक संस्था, नागभट्ट प्रथम। ये लगभग इस समय का राजा था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के समय हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने पहले तो अपना राज्य का विस्तार भी किया होगा, क्योंकि इसी ने मंडोर से फिर भीनमाल, इस समय तक भीनमाल भी इनके अधिकार में था, भीनमाल पहले से इनके अधिकार में था। इसने जालोर को भी अपना राजधानी बनाया, और इसने उज्जैन को भी अपना राजधानी बनाया, राजस्थान से बाहर उज्जैन को भी इसने अपना राजधानी, नागभट्ट पर। देखो, ऐसा नहीं कि इन क्षेत्रों को उसने जीता है, नहीं, इन क्षेत्रों में भी या तो इनके सामंत शासन कर रहे थे, उन्होंने उन क्षेत्रों पर भी अधिकार किया, या फिर इन्होंने इन क्षेत्रों पर अपना राज्य का विस्तार किया। उज्जैन को इसने जीता था, बाकी ये राजस्थान वाले क्षेत्र पर उनका एक्सटेंशन कह सकते। फिर नागभट्ट ने उज्जैन को अपना राजधानी। इस नागभट्ट प्रथम के बारे में हमें जानकारी, विस्तृत जानकारी मिलती है कहां से, तो एक और अभिलेख से मिलता है, वो है इसी वंश का, एक देखेंगे अभी आएगा, मिहिर भोज, मिहिर भोज, जिसने ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर यूलॉजी लिखवाया था, ग्वालियर अभिलेख बोल सकते हैं, ठीक है। इस अभिलेख में मिहिर भोज और उनके वंशजों का, उन्हीं के राजाओं का प्रशंसा है, तो प्रशस्ति बोल पत्थरों में लिखे। तो इस मिहिर भोज के, ये बाद के हैं, 9th सेंचुरी का राजा है ये मिहिर भोज। मिहिर भोज का समय अलग है, मिहिर भोज इस समय के हैं। मिहिर भोज से हमें, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति से हमें नागभट्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में ये बताता है कि ये नागभट्ट प्रथम ने
मलेच्छों को, है ना, मलेच्छों को परास्त किया था। मलेच्छ, यहां मलेच्छ कौन है? अरब, अरबी आक्रमण का, अरबियों को और बिलोचियों को परास्त किया था। और इस कार्य में नागभट्ट प्रथम को अन्य राजपूत सामंतों ने भी, अन्य राजपूत शासकों ने भी मदद किया था, जैसे गुहिल के बप्पा रावल ने भी मदद किया था। इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम ने गुहिल बप्पा रावल को अपना सहयोगी और सेनापति बनाया था, और बप्पा रावल ने भी मलेच्छों को, विदेशियों को, अरबियों को परास्त किया था, और परास्त करते हुए गजनी तक पहुंच गया था। तो नागभट्ट प्रथम, और फिर इसने, इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने नारायण की उपाधि लिया था, नारायण, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम, एक तो इसने अरबियों को परास्त किया, और दूसरा इसने उज्जैन को राजधानी बनाया, नागभट्ट। हम देखेंगे जो मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें इस राजा से शुरू होता है, यहां से। जो देखो, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर है ये, है ना। ऐसे तो फाउंडर कौन है? हरिश्चंद्र, ठीक, लेकिन वास्तविक प्रथम शक्तिशाली राजा नागभट्ट प्रथम। और इसके बाद जितने भी राजा हुए हम देखेंगे अभी, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज तक के सभी राजाओं के बारे में इस प्रशस्ति से, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। तो नागभट्ट प्रथम पहला वास्तविक राजा। दूसरा, इसके बाद नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी देखेंगे तो नेक्स्ट जो राजा है वो है वत्सराज, वत्सराज। इसी वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई पार्टी बैटल में पहल किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राजवंश गुर्जर प्रतिहार और पहला शासक वत्सराज था। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहल किया, मतलब कन्नौज पर आधिपत्य, है ना, कन्नौज पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए अब कन्नौज को वो अपना राजधानी बनाना चाहता था, इसलिए कन्नौज पर इसने आक्रमण। लेकिन हुआ क्या? जीत तो गया। किससे जीता था? अभी हमने देखा त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर जब आधिपत्य स्थापित करने के लिए इसने संघर्ष किया, तो यहाँ इस समय कन्नौज में एक कमजोर राजवंश आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को उसने अपने अधीन कर लिया, और धर्मपाल जब आया तो धर्मपाल को भी परास्त कर दिया। लेकिन दक्षिण से जो राष्ट्रकूट राजा आया ध्रुव, वो ध्रुव से परास्त हो, वत्सराज ध्रुव से परास्त हो। तो फाइनली वत्सराज जो है ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से परास्त हो गया, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा। फिर वत्सराज उज्जैन में ही रहकर रूल करने लगा। फिर वत्सराज के बाद अगला शक्तिशाली शासक था नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज संदर्भ में सिर्फ ये याद रखना है कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कब? 790 ईस्वी में शुरू हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष, और शुरुआत किसने किया? नेक्स्ट राजा हुआ वत्सराज, सॉरी, नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। इसने भी उस संघर्ष को जारी रखा, त्रिपक्षीय संघर्ष को, और इसने धर्मपाल को, पाल शासक धर्मपाल को, है ना, हमने देखा था मुंगेर का युद्ध में परास्त किया, परास्त हुआ, है ना। धर्मपाल मुंगेर के युद्ध में परास्त हुआ था, और धर्मपाल के द्वारा जो नियुक्त कन्नौज में आयुध राजा था चक्रायुध, उसको भी परास्त कर दिया। तो मतलब अब कन्नौज में आयुध वंश का कोई शासन नहीं है, तो अब आज कन्नौज में कौन शासन करेगा? नागभट्ट। तो इसी ने फाइनली कन्नौज को राजधानी बनाया, कैपिटल। तो पहला गुर्जर प्रतिहार शासक, या तीनों राजवंशों में जो त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा में जो सबसे पहला जिसको सफलता मिली कन्नौज को राजधानी बनाने में, वो था नागभट्ट सेकेंड। तो नागभट्ट सेकेंड ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चला, अर्थात स्थायी नहीं रहा, क्योंकि इसी समय दक्षिण से एक और शक्तिशाली राजा आया, गोविंद तृतीय। उसने इस नागभट्ट को परास्त कर,
और कन्नौज पर गोविंद का अधिकार। नागभट्ट द्वितीय के बारे में ध्यान रखना है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था और धर्मपाल को मुंगेर का युद्ध में परास्त किया। फिर इस वंश का आगे देखेंगे। नागभट्ट के बाद नेक्स्ट जो सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध राजा है वो है मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार। मतलब इस समय देखें तो गुर्जर प्रतिहारों का ऐसे काफी शक्तिशाली हो चुका, लगभग इस समय से लेकर इस टाइम तक गुर्जर प्रतिहारों का राजा था मिहिर भोज, बहुत ही शक्तिशाली मिहिर भोज। इसने वापस कन्नौज को जीता, क्योंकि इस समय ना ही पाल शासक कोई शक्तिशाली था, क्योंकि इस समय तक देवपाल परास्त हो चुका था, कमजोर हो चुका था। उधर दक्षिण में भी राष्ट्रकूटा जो शासक थे वो भी सामंत आपस में संघर्ष में, तो इसने कन्नौज को जीत लिया और कन्नौज को राजधानी स्थायी रूप से कन्नौज पर शासन, मतलब इसके समय से कन्नौज डिक्लाइन, जब तक गुर्जरों का डिक्लाइन पतन नहीं हो गया तब तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। मिहिर भोज काफी शक्तिशाली राजा था, लेकिन इस समय राष्ट्रकूटों में भी देखेंगे शक्तिशाली राजा जिनसे ये संघर्ष भी कर रहे हैं। राष्ट्रकूट भी बार बार इनको चुनौती भी दे रहा है, गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज, इनको भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कन्नौज को स्थायी रूप से राजधानी बनाने में सफलता मिली। मिहिर भोज, इनके कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें आदि वरहा, आदि वरहा प्रकार के इनके सिक्के मिले हैं। आदि वरहा, इसका मतलब यह होता है कि मिहिर भोज वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनके सिक्के मिले आदि वरहा प्रकार, कॉइन्स मिला, और ऐसा लगता है कि इसने आदि वरहा की उपाधि दिया था। इसी के समय में, मिहिर भोज के समय में पहला अरबी यात्री भारत आया था, नाम सुलेमान। लगभग 850 एडी के आसपास सुलेमान पहला अरबी यात्री। सुलेमान मिहिर भोज के समय में ही गुर्जर प्रतिहार राज्य का भी दौरा किया। सुलेमान गुर्जर राजा को क्या कहता है? राजा को वरुआ कहता है, वरुआ। और सुलेमान ये कहता है कि मिहिर भोज इतना शक्तिशाली है कि मिहिर भोज को वो कहता है कि ये अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। सुलेमान क्या कहता है मिहिर भोज को? कि अरबियों का ये सबसे बड़ा शत्रु है, एनिमी है। मतलब मिहिर भोज ने अरबियों को नुकसान पहुंचाया होगा, या अरबी इस समय आने का प्रयास किया होगा, लेकिन मिहिर भोज की वजह से वो आ नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो मिहिर भोज को सुलेमान ने अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ये ध्यान रखना है। कहीं कहीं इनके बारे में अलग अलग तिथि मिलता है, 883, कहीं 880 मिलता है, पर ये डेट ईयर एक अंदाजा कि किस समय के राजा हैं, इसलिए हमें ईयर जानना चाहिए। बाकी वर्ष कार्यकाल से संबंधित प्रश्न कहीं नहीं पूछा। तो सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा है कि ये अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, सुलेमान भारत में आने वाला पहला अरबी यात्री, जो कि एक भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर और साथ में व्यापारी भी था ये सुलेमान। फिर देखेंगे दूसरा अरबी यात्री भी आता है, अल मसूदी, लेकिन पहला अरबी यात्री सुलेमान है, जो कि 850 ईस्वी के आसपास। ये राजा को, गुर्जर प्रतिहार के राजाओं को वरुआ कहता है ना, वरुआ। और गुर्जरों को कहता है जुर्ज। गुर्जरों को क्या कहता है? जुर्ज, है ना, जुर्ज कहता है। राजा के लिए वरुआ शब्द, और गुर्जरों के लिए, वो गुर्जर नहीं बोल पाते होंगे तो जुर्ज, अब बिगड़ा हुआ शब्द। तो मिहिर भोज इस वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा। मिहिर भोज के बाद अगला शासक है महेंद्रपाल।
मीर भोज का उत्तराधिकारी। ये भी काफी शक्तिशाली, इसने भी कन्नौज को राजधानी कंटिन्यू रखा। महेंद्रपाल को भी राष्ट्रकूट, विशेषकर राष्ट्रकूट शासकों से चुनौती मिली, लेकिन उस चुनौती को वह सफलतापूर्वक सामना किया। मतलब राष्ट्रकूटों को कन्नौज पर आधिपत्य नहीं दिया। इसके बारे में हमें जानकारी इन्हीं के गुरु, इनके गुरुजी थे जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। राजशेखर एक ब्राह्मण कवि और साहित्यकार विद्वान थे। राजशेखर जो कि महेंद्र वर्मन के गुरु भी थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। राजशेखर ने महेंद्रपाल के लिए रघुकुल तिलक है ना कहा है। महेंद्रपाल को इसने कहा, राजशेखर ने रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि ये शब्द इसके लिए मतलब उपाधि दिया एक तरह से। रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि राजशेखर ने किसके लिए कहा है? महेंद्रपाल के। राजशेखर ने महेंद्रपाल के ही दरबार में रहकर बहुत सारे पुस्तकों की रचना की, जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, ऐसे बहुत सारे पुस्तकों के रचयिता राजशेखर है, जो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और महेंद्रपाल के गुरु भी थे। महेंद्रपाल के बाद देखें तो अगला शासक था महीपाल। नेक्स्ट रूलर है महीपाल। ये भी काफी शक्तिशाली, या यूं कह सकते हैं अंतिम, है ना, गुर्जरों का अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्ति गुर्जरों का महीपाल प्रथम, महीपाल फर्स्ट है। ठीक है, राजशेखर इसके भी दरबार में रहते थे। इसके दरबार में रहते थे, इसका मतलब इसको भी कोई उपाधि दिया तो महीपाल के लिए कहा कि रघुकुल, सब रघुकुल है, मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि किसके लिए कहा? महीपाल के लिए। महेंद्रपाल के लिए रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, और महीपाल के लिए रघुकुल मुकुटमणि कहा। किसने? राजशेखर। राजशेखर महीपाल के दरबार में भी रहते थे। ये अंतिम शक्तिशाली शासक हैं। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर होने लगा। इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए एक के बाद एक, जैसे महेंद्रपाल द्वितीय, महीपाल, देवपाल, महीपाल द्वितीय, फिर विजयपाल, ये सब कमजोर शासक। मतलब इनकी स्थिति यह हो गई कि यह अब सिर्फ कन्नौज तक ही शासन कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका मूल क्षेत्र था राजस्थान और गुजरात, वहां अब उनके सामंत शक्तिशाली होने लगे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि इसी के समय, विजयपाल के समय ही चौहान, गुहिल, चालुक्य, परमार, चंदेल, ये सब इनके सामंत थे और सब स्वतंत्र रूप से अब शासन करने लगा इसी के समय। इसका मतलब यह होता है कि ये देखो, ये राजस्थान की उनकी जो वर्चस्व था राजस्थान, और वो सामंतों के माध्यम से यहां शासन करता था, लेकिन कन्नौज से वो इन सामंतों को अब नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और यही वजह था कि वह सामंत अब इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो। तो मतलब गुर्जर प्रतिहारों का
पतन का सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं कि वह अपनी जो मूल भूमि था पश्चिम भारत से निकलकर कन्नौज को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया, जिसकी वजह से पश्चिम भारत राजस्थान, गुजरात उनके हाथों से निकलता और इसको और कमजोर किया किसने? तो इसको और कमजोर किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, क्योंकि इसी समय हम देखते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण शुरू होता है भारत में। इस समय से वह भारत में ना लूट के पर्पस से कई बार आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण किया था किसके खिलाफ? तो हिंदू शाही राजवंश, हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल, जिसके विरुद्ध महमूद गजनी ने पहली बार आक्रमण किया था। तो जब जयपाल परास्त हुआ तो जयपाल की मदद के लिए इस समय, और जयपाल का उत्तराधिकारी आनंदपाल को मदद करने के लिए इस समय बहुत सारे राजपूत राजा गए थे इनको मदद करने के लिए महमूद गजनी के खिलाफ। उसमें गुर्जर राजा, गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल भी गया था। राज्यपाल है ना, गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल भी इस संघ में शामिल हुआ था महमूद गजनी को परास्त कर। महमूद गजनी ने उस संघ को डिफीट कर दिया, उसमें राज्यपाल को भी परास्त कर। फिर राज्यपाल वापस आ गया। जब वापस आया तो महमूद गजनी ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था, जिस समय राज्यपाल कन्नौज का शासक था। तो उस समय राज्यपाल, देखो कितना कमजोर राजा है ये, कि जब महमूद गजनी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ तो उस समय राज्यपाल बिना लड़े ही भाग गए, बिना लड़े ही भाग गए। तो बाद में इस राजा को, इस गुर्जर प्रतिहार राजा को इसी के सामंत चंदेल, शक्तिशाली हो चुका था, चंदेल वंश का शासक था विद्याधर ने इसकी हत्या करवा दिया कि तुम कैसा राजपूत हो, बिना लड़े ही विदेशियों के सामने समर्पण। तो विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी और इस तरह से कन्नौज का, लेकिन कन्नौज गुर्जर प्रतिहार का अंत हो गया। ठीक है, राज्यपाल के बाद भी कई शासक हुए, त्रिलोचन पाल, लेकिन इस वंश का अंतिम शासक याद रखना है, लास्ट रूलर है यशपाल। यशपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त। अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, यशपाल। तो ये था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स। हरिश्चंद्र पहला शासक, फिर इन्हीं के क्षत्रिय रानी भद्रा, 4 पुत्र हुए थे। फिर इन्हीं के वंशज थे नागभट्ट प्रथम, जो पहला वास्तविक संस्थापक, जिसने उज्जैन को भी अपना राजधानी बनाया। पहले भीनमाल राजधानी था, जालोर था, अबू भी इनका राजधानी था। पहला गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबियों को परास्त किया था, मलेच्छों को, ग्वालियर प्रशस्ति, वत्सराज नागभट्ट। इसी मिहिर भोज का ही वह ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसी ने लिखवाया है, ग्वालियर प्रशस्ति का। मूल रूप से ये मिहिर भोज नहीं लिखवाया है खुद का गुणगान, लेकिन इसमें पूर्वजों के बारे में। मिहिर भोज जिसने आदि वराह की उपाधि लिया था, आदि वराह, आदि वराह। इसी के समय में अरब यात्री आए थे, सुलेमान, जो अरबी गुर्जर राजा को कहता है वरुआ और गुर्जरों को जुर्ज कहता है। मिहिर भोज ने कन्नौज को अपना स्थायी राजधानी। तो नागभट्ट सेकेंड पहला शासक था गुर्जरों को जिसने पहली बार कन्नौज को राजधानी बनाया था, लेकिन यह अस्थायी था, अस्थायी। स्थायी रूप से कन्नौज को राजधानी तो बनाया मिहिर भोज ने। ठीक है, फिर के बाद तो मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल आए। महेंद्र पाल की सिद्ध विद्वान राजशेखर, ध्यान रखना, दरबारी थे और महेंद्र पाल के गुरुजी भी थे। कई पुस्तक उपाधि महेंद्र पाल को ये उपाधि। महिपाल गुर्जरों का अंतिम शक्तिशाली शासक। ठीक है, उसके बाद तो फिर एक के बाद एक कमजोर राजा हुआ और गुर्जर प्रतिहार महमूद गजनी ने इसको और कमजोर किया। एक तो कमजोर हुआ, ये सामंत स्वतंत्र हो गया, दूसरा कम पतन का कारण था महमूद गजनी।
इस तरह से एक शक्तिशाली राजवंश गुर्जर प्रतिहार, जब तक ये शक्तिशाली रहा तब तक अन्य जो राजपूत थे वो इनके अधीन थे। लेकिन जैसे ये कमजोर हुआ, ने देखा जैसे ये कमजोर हुआ, तो अब हमारा नेक्स्ट है चौहान डायनेस्टी। इधर कन्नौज में जब यशपाल को परास्त हुआ, यशपाल को भी उनके ही सामंत गढ़वाल चंद्रदेव ने परास्त कर दिया था, और कन्नौज पर गढ़वालों का शासन। तो अब हम देखेंगे गढ़वाल वंश, फिर देखेंगे चौहान, चंदेल, चालुक्य, गोइला, परमार, इन सबको